हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ होलो फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मैथमेटिकल मेथड आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है और हमने इसकी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्केलर क्वांटिटी का एंड वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में बात किया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने टाइप के वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो अगर आपको वो समझना है तो आप इसके पहले वाला एक लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी दे दिया जाए तो आप उसे किस तरह से ऐड और किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में जस्ट आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। चलिए सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, तो इसमें जो सबसे पहला वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर है फोर्स। ये क्या है? ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा वेक्टर है ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में है? तो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि अगर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे, अगर ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे तो ही ये ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। क्या ये लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर किनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है? इनका हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वेक्टर है ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। उसी तरह यहाँ पर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वही ये वेक्टर भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों का भी एडिशन पॉसिबल है। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि वेक्टर जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। बोलो ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आओ समझते हैं अब सेकंड पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है we can easily add or subtract if 2 vectors are parallel and anti-parallel respectively। तो क्या आपको पता है कि 2 वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं और 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल कब होते हैं? चलो मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में दिख गया ना, तो आप ये बोल सकते हो कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, बट अगर उनका सिर्फ डायरेक्शन सेम है 2 वेक्टर्स का, तो आप ये बोल सकते हो कि वो 2 वेक्टर्स पैरेलल है। इन अ सेम वे अगर आपको दिख जाए कि 2 वेक्टर्स है जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है तो दूसरा साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, एक ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो दूसरा वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है। अगर ऐसे आपको 2 वेक्टर्स दिख जाए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तो ऐसे वेक्टर्स को आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हो। चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये येलो वाला एक वेक्टर दिख रहा है ए और यहाँ पे ये दूसरा वाला वेक्टर दिख रहा है बी। ये दोनों वेक्टर ना सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है? यस ऑफ कोर्स। तो अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल होंगे ना तो उन्हें आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। याद रखना, 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो उन्हें आप सिर्फ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना होगा कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उनको आप सिर्फ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हें ऐड कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, एक बात आप याद रखो कि अगर 2 वेक्टर को आप ऐड करते हो, अगर 2 वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो जो आंसर आने वाला है वो भी एक वेक्टर ही होगा।
यानी कि इफ वन वेक्टर इज एडिंग टू अनदर वेक्टर द आंसर विल बी वेक्टर, आंसर भी वेक्टर ही होगा। और अगर आंसर आपका वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आप आंसर दोगे उस आंसर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उस रिजल्टेंट वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। चलो ध्यान से समझते हैं इसे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो आपको पता है रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, ठीक है। उसके पास ही मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ सिंपली ऐड करना है। तो आंसर आएगा 4 + 6 दैट इज 10। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10। अब उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका डायरेक्शन सेम होगा इन दोनों के डायरेक्शन के, बिकॉज ये दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो इन दोनों का डायरेक्शन है। तो ये मैंने बना दिया रिजल्टेंट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है 10 और इसका डायरेक्शन कहाँ है, जहाँ इन दोनों का डायरेक्शन था। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि दो पैरेलल वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपको अपने आप मिल गया कि वही होगा जो इन दोनों का डायरेक्शन है। बात आती है मैग्नीट्यूड की, तो आपको पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सिंपली ऐड करना है। तो 4 + 6 दैट विल गिव यू 10 और आपको मिल गया आपका रिजल्टेंट। क्लियर है। बट यही सेम चीज़ आप अभी यहाँ पर नहीं कर सकते दूसरे केस में, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला वेक्टर है उसका आप डायरेक्शन देख सकते हो किस तरफ है, ये डायरेक्शन है, समझ में है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड है 6 और जो दूसरा वेक्टर है बी उसका डायरेक्शन आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ। तो क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैं पैरेलल वेक्टर बोलूंगा, नहीं, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इन्हें मैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और याद रखना एंटी पैरेलल वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते बल्कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सर यही सेम चीज़ आपने एडिशन में देखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हो, उसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उसे आप सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। ओके, तो इन दोनों को अब सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसा कि आपको पता है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बट पहले ये बताओ दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, वेक्टर आता है या स्केलर आता है। तो ये बात याद रखना, अगर आपके पास दो वेक्टर है और उस दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो अगर वो वेक्टर होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सब बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। आपको पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 6 और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 4। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलता है 2। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है, जो आंसर वेक्टर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड होगा 2। नाउ द पॉइंट इज कि डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक वेक्टर ये डायरेक्शन शो कर रहा है और एक वेक्टर ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो आंसर आने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है सबसे बड़े वेक्टर पे। तो बताओ दोनों में सबसे बड़ा वेक्टर कौन है, ए या बी। सर ऑफ कोर्स ए। तो ए का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ए का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो ये मैंने आपके लिए रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया है। ये रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और इसका आंसर है 2, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और इसका डायरेक्शन कहाँ है, जिस तरफ ए का डायरेक्शन था। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि दो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अगर वो वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल है रिस्पेक्टिवली, तो ठीक है क्या। और एक और बात याद रखना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकता है, और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर होगा, पक्की बात। ओके, तो थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है जो कि ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तब आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। अभी तक हमने जो वेक्टर्स को देखा वो या तो सेम डायरेक्शन में होते थे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होते थे। सेम डायरेक्शन में जब होते थे तो हम उन्हें चुपचाप क्या करते थे, ऐड कर देते थे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते दो वेक्टर तो हम उन्हें चुपचाप क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट अब अगर आपके पास कोई ऐसे वेक्टर्स आ गए जो कि ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, तब आप क्या करोगे,
जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 और ये वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है 3। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे मैं ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ। और अगर आपने कोई डिसीजन ले भी लिया कि मैं इसे ऐड करूँगा या फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो कैसे करोगे? बिकॉज अगर पैरेलल होते थे तो आप सिंपली क्या करते थे, आप सिंपली उसे क्या करोगे, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे और आप रिजल्टेंट बता दोगे। बट रिजल्टेंट जो बताओगे वो कौन से डायरेक्शन में होगा? एडिशन के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कि दो वेक्टर को आप क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और जो बड़ा वेक्टर होगा उसी का डायरेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। याद रखना आपके पास टोटल 2 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है आपके सिलेबस में। सबसे पहला जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरे को कहा जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद रखना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि यहाँ पर आपको ना स्केल की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। ध्यान से सुनो, इसके अंदर मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल अज्यूम किया हुआ है। ये ट्रायंगल का आप जैसे कि जानते हो 3 साइड होता है, तो ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर 2 वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो कि फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑर्डर में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि 5 सेंटीमीटर का है। कितना है? 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए और ये 5 सेंटीमीटर का है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 5। बोलो ये बात आपको समझ में आए? पक्का। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल को, ठीक है। ये फर्स्ट साइड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर। बोलो क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ना एक दूसरा वेक्टर बताता हूँ, एक दूसरा वेक्टर बनाता हूँ और इसका डायरेक्शन क्या है फर्स्ट वेक्टर का, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर बनाता हूँ जो कि सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो लेंथ होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मेरा दूसरा वेक्टर जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है बी और इसका मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है, बिकॉज ये 4 सेंटीमीटर का बना हुआ है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक? और ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं पता है, इस ट्रायंगल के फर्स्ट और सेकंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये भी क्लियर है? और ये दो वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है, यानी कि इन ऑर्डर में है। अब सेम ऑर्डर और इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर आपको दिख जाए जो एक दूसरे से टकराने वाले नहीं है, कभी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलोगे? इन ऑर्डर वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पे ये दो वेक्टर आपको कैसे दिख रहे हैं, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या ये दो वेक्टर कभी एक दूसरे से टकराएंगे? नहीं, चांस ही नहीं है। और ये दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, समझ में आया? हेड टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये सेम ऑर्डर में है, यानी कि ये इन ऑर्डर में है। बट ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये देखो, ये वाला वेक्टर इस तरफ जा रहा है और ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है ये दो वेक्टर एक दूसरे से टकराएंगे, इनका कोलिजन होगा? यस ऑफ कोर्स, ये वाला जो वेक्टर है जाके आगे इससे टकरा जाएगा, ये हेड टू हेड जॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? अपोजिट ऑर्डर। क्या बोलूंगा? अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है और ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो क्या ये दोनों के दोनों वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है? नहीं सर, ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है। क्या है? सेम ऑर्डर में है। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में कब होते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट करते हुए, सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करते हुए सेम ऑर्डर में दो वेक्टर बनाकर दिखा दिए, ठीक है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 बिकॉज उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 बिकॉज उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों वेक्टर को जो कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको मुझे ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आने वाला है, मतलब जो मेरा रिजल्टेंट आने वाला है, वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट का लेंथ कितना होगा, वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर आपको पता करना है तो वो पता चलेगा आपको थर्ड साइड ऑफ इस ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल का थर्ड साइड आप देख रहे हैं,
ये इस ट्रायंगल का थर्ड साइड है, तो ये थर्ड साइड ही क्या है, रिजल्टेंट है। ये थर्ड साइड ही क्या है, रिजल्टेंट। ये थर्ड साइड का जो लेंथ होगा ये रिजल्टेंट का लेंथ होगा। और सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट ऑर्डर में। कैसे, अपोजिट ऑर्डर में। मैं आपको समझाता हूँ अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ से इधर गए फिर इधर गए, ये सेम ऑर्डर था। और अगर यहाँ से यहाँ आते आप, थर्ड साइड ऐसे बनाते, तो मतलब आप सेम ऑर्डर में बना रहे हो। बट थर्ड साइड जो होगा वो सेम ऑर्डर में नहीं होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो सेम ऑर्डर में नहीं होगा, बल्कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो क्या ये अपोजिट ऑर्डर है? यस सर, ये अपोजिट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। और सर यहाँ से यहाँ तक के बीच का इसका जो लेंथ बना है, इसका कुछ भी लेंथ बन सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है ए और बी पर। ए और बी जैसे होंगे उसके हिसाब से इसका लेंथ बनेगा, और जो भी इसका लेंथ होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा, वही आपका इन दोनों को ऐड करने के बाद का लेंथ होगा। तो इसका लेंथ आपको कितना दिख रहा है, इसका लेंथ आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन है इस तरफ। समझे? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो ट्रायंगल लॉ का यूज करके। ठीक है, क्या होता है ट्रायंगल लॉ? अब इसका स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिख रहा है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रायंगल के फर्स्ट और सेकंड साइड को, यानी कि दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेकन इन ऑर्डर, और ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में। हाँ सर, ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है ना। देन द रिजल्टेंट, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ओहो, इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से ड्रॉन इन अपोजिट ऑर्डर, जो कि अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया जाए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं इस तरफ बनाता तो सेम ऑर्डर होता, बट देखो मैंने ऐसे बनाया, तो ये अपोजिट ऑर्डर में। और इसका जो लेंथ होगा यही होगा आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा वही होगा आपके रिजल्टेंट का डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको? पक्का? सो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, याद रखना ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एक्चुअल में स्केल का यूज करके यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्केल का यूज करके आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर रिजल्टेंट। ठीक है क्या? तो इसलिए ना ये ज़्यादा दूर तक नहीं चला। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं चला, बिकॉज अगर बड़े बड़े वैल्यूज़ आ गए तो आप इतने बड़े बड़े डायग्राम बना बना के आप पता करते रहोगे, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए एक दूसरा वेक्टर, एक दूसरा लॉ भी आया, और उस लॉ का नाम था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जिसको आप एनालिटिकली भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका एक फॉर्मूला होगा। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो नहीं, बट वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और उन बातों को हम ट्रायंगल लॉ से बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है वो है कि वेक्टर एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। ना सबसे पहले आप ये समझो कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि आपके पास कोई नंबर है, मैं बोलता हूँ 2 + 3 करो, 2 + 3 करो, तो आप बताओ 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 = 5। ओके, अब मैं बोलता हूँ आप इसे स्वैप कर दो, यानी कि अब 3 + 2 करो। मतलब पहले आप 2 + 3 करे थे, अब आप 3 + 2 करो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला आप 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आंसर 5 ही आने वाला है। मतलब ये दोनों के दोनों सेम है। तो मतलब 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, दोनों के दोनों सेम ही आने वाले हैं। तो इसे आप कहते हो कम्यूटेटिव होना, यानी कि आप a + b करो या फिर आप b + a करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेक्टर एडिशन है वो भी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, चलो मैं इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लो ये आपका वेक्टर है a, ठीक है, ये आपका वेक्टर है a और इसका मैग्नीट्यूड है 4। क्लियर है क्या? पक्का। और ये आपका दूसरा वेक्टर है b और इसका मैग्नीट्यूड है 3। ठीक है क्या? अच्छा, अब बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप बोल सकते हो कि ये a इसमें है
और ये बी इस तरफ है, ये लोग सेम ऑर्डर में है ना, और एक ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इनका आंसर होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये ब्लू वाले लाइन से पता चलेगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ से इस तरफ ये गया हुआ है ना, ये अपोजिट ऑर्डर है, ठीक है क्या। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है क्या। अच्छा, ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ये रिजल्टेंट होगा ए बार प्लस बी बार के इक्वल। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो 4 + 3 जो भी इसका लेंथ होगा, इससे आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का। तो आपको ये समझा कि आप ए बार प्लस बी बार यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्टेंट, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, रिजल्टेंट। बोलो ये बात क्लियर है, पक्का, बढ़िया। नाउ आपको ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये भी तो बी के इक्वल ही रहेगा ना, ये भी तो बी के इक्वल ही रहेगा। तो ये है बी, ठीक है, जो कि 3 है, और ये आपको ये वाला दिख रहा है, ये येलो वाला, ये ए के इक्वल ही रहेगा, है ना। तो ये है ए जिसका मैग्नीट्यूड होगा 4। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बी वेक्टर और ए वेक्टर जो कि सेम ऑर्डर में, देखो यहाँ पे बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम ऑर्डर में, ठीक है, और ये लोग ना दो साइड ऑफ ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है क्या। मतलब यहाँ पर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो रहा है। अब इनका जो डायरेक्शन होगा, अब इसका जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, सर ये वाला ही थर्ड साइड है ना, ये जो ब्लू वाला बना है यही आपका थर्ड साइड है, ठीक है, और अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ से गया, ये यहाँ पे गया, अब यहाँ से अगर इस तरफ एक और लाइन बना दूंगा वापस से, यानी कि यही आपका क्या है, इन दोनों का भी रिजल्टेंट है, इन दोनों का भी। तो ये जो आर है, अब ये किसके इक्वल है, ये बी बार प्लस ए बार के इक्वल है, बी बार प्लस ए बार के इक्वल है। मतलब इस बार जो आर है वो किसके इक्वल हो गया, बी बार प्लस ए बार के इक्वल हो गया। मतलब ए बार प्लस बी बार किए तभी भी यही आर से आपको आंसर मिल रहा था, सेम इसी डायरेक्शन से आपको आंसर मिल रहा था। और जब आपने बी बार प्लस ए बार किया तो भी आपको इसी आर से वैल्यू मिल रहा है, सेम इसी डायरेक्शन से भी आपको वैल्यू मिल रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये आर बार ए बार प्लस बी बार की भी इक्वल है और बी बार प्लस ए बार की भी इक्वल है। तो इससे हमको समझ में आया कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा, बिकॉज ए बार प्लस बी बार करो या फिर बी बार प्लस ए बार करो, आपको आंसर आर बार ही मिलने वाला है। मुझे बताओ क्या आपको वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये समझ में आया, पक्का, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं दूसरी चीज जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब वेक्टर एडिशन जो है ना वो एसोसिएटिव भी होता है। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है पहले वो समझो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ना दो नंबर है, हमारे पास दो नंबर है, एक है 2, 3 और 4, ठीक है। तो अब ये सब के सब ना ऐड हो रहे हैं, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, एक साथ नहीं, हम ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं। पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे और फिर उसमें 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि पहले 2 और 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद 4 को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 4 = 9, ऐसे करोगे। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो इसे ऐड करने का, आप क्या कर सकते हो, आप ना पहले 3 और 4 को ऐड करो, यानी इसका ग्रुप बनाओ और फिर 2 को ऐड करो। यानी क्या होगा, 3 + 4 = 7, तो 2 + 7 विच विल गिव यू 9, ठीक है। तो आप ऐसे दो तरीके से ऐड कर सकते हो, पहले इन दोनों को एसोसिएट करो, मतलब इन दोनों को एक साथ लेके आओ, इन दोनों को ऐड करो और फिर 4 में ऐड कर दो, या फिर आप पहले ये 3 और 4 को ऐड करो और उसको 2 में ऐड कर दो। जो भी हो, आपका आंसर हमेशा क्या आता है, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एडिशन है, ये जो नंबर्स का एडिशन है, ये जो है क्या होगा, एसोसिएटिव। ये क्या होगा, एसोसिएटिव। सर ये तो सब एसोसिएटिव होता है, ये क्या बात हुई, ये तो नॉर्मल है ना। नॉर्मल नहीं है, देखो हर कोई एसोसिएटिव नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने पहले इसको एसोसिएट किया, बताओ 2 में से 3 गया तो कितना हो, सर इधर तो -1 बचेगा, है ना, और फिर यहाँ पे -4, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर -5 आएगा। बोलो सही बात है। अच्छा, अब अगर यही चीज़ मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँ तो, मतलब पहले इन दोनों को एसोसिएट कर दूँ तो तब क्या होगा, तब आप बोलोगे आंसर है आपका यहाँ पर -1, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। तो आप देख रहे हो कि मैंने जैसे ही क्या किया, अलग एसोसिएट किया, वहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, चेंज। तो एडिशन की तरह यहाँ पर नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि वेक्टर का जब एडिशन करूंगा तो वो एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो आपको ये ए बार दिख रहा है
और ये आपको बी बार दिख रहा है, ठीक है। अब ए बार और बी बार जो है वो किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेम ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका थर्ड साइड कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ये ग्रीन वाला लाइन इसका थर्ड साइड है। और क्या ये थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में है? यस। तो यही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ए और बी का। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये एक्चुअल में ए बार प्लस बी बार है। क्या है? ए बार प्लस बी बार है। बोलो ये बात समझा? अब ये ए बार प्लस बी बार वाली जो लाइन है वो अज्यूम करो कि एक साइड है किसी ट्रायंगल का, और वही सी बार है जो कि सेम ऑर्डर में लिया गया है किसी ट्रायंगल का दूसरा साइड। तो ए बार प्लस बी बार और ये सी बार, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी रिजल्टेंट होगा जो कि थर्ड साइड से मिलेगा अपोजिट ऑर्डर में। अब इसका थर्ड साइड कौन है? ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड कौन है? सर येलो वाली लाइन। क्या ये येलो वाली लाइन अपोजिट ऑर्डर में है? यस, अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। किनका? ये ए प्लस बी बार और प्लस सी बार के रिजल्टेंट में होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? पक्का? यानी ये आर बार क्या है? ये आर बार जो है ये ए बार प्लस बी बार जो है ना, इसको अगर आप सी बार के साथ ऐड करोगे तो मिलता है आर बार। बोलो ये चीज़ समझा? ये आर बार का आंसर समझा? ये आर बार का आंसर कब आएगा? जब आप ए बार प्लस बी बार को ऐड करोगे तो आपको ए बार प्लस बी बार मिलेगा, और ये ए बार प्लस बी बार को जब आप सी बार से ऐड करोगे तो आपको ये आर बार मिलेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? अगर आपको ट्रायंगल लॉ अच्छे से समझा है तो ही आप ये चीज़ को समझ पाओगे। बोलो क्लियर है क्या? चलो, तो आपको आर बार की वैल्यू मिल गई। पहले आप ए बार प्लस बी बार को ऐड करो और फिर उसके आंसर को सी बार के साथ ऐड करो तो आपको आर बार मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये बी बार दिख रहा है और ये आपको सी बार दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये आपको बी बार दिख रहा है और आपको ये सी बार दिख रहा है। ना अगर बी बार और सी बार अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो इसका जो आंसर होगा यानी बी बार प्लस सी बार होगा वो कैसे निकलेगा? वो उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड से निकलेगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये जिस ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो थर्ड साइड है क्या वो अपोजिट ऑर्डर में है? यस। ये देखो ब्लू वाली लाइन अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये ब्लू वाली लाइन जो है वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में बी बार प्लस सी बार वाली लाइन है। समझे क्या? बी बार प्लस सी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है क्या? अब ध्यान से सुनो, अगर ए बार और ये बी बार प्लस सी बार वाली जो लाइन है यानी ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर ये दोनों किसी एक ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड है ए बार और दूसरा साइड है बी बार प्लस सी बार, ठीक है, जो कि सेम ऑर्डर में है। तो जो इसका थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में, क्या ये आर बार ये येलो लाइन थर्ड साइड है जो कि अपोजिट ऑर्डर में है? यस सर। तो ये आर बार क्या होगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, वो होगा। यानी कि ए बार में अगर आप ऐड करो ये बी बार प्लस सी बार को, ये बी बार प्लस सी बार को अगर आप ए बार में ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको ये आर बार वाला मिलेगा, आपको मिलेगा ये आर बार। मतलब ये आर बार ए बार प्लस बी बार को ऐड करो सी बार से तो भी आपको आर बार मिलेगा, या फिर आप बी बार प्लस सी बार को ऐड करो ए बार से तो भी आपको आर बार मिलेगा। मतलब ये तो वही हो गया ना, ये तो वही हो गया ना एसोसिएटिव लॉ। तो आपको समझ में आ गया कि ए बार प्लस बी बार को अगर आप एक साथ एसोसिएट करके सी बार के साथ ऐड करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है, या फिर आप ए बार को साइड में रखो और बी बार प्लस सी बार को एसोसिएट करके ए बार से ऐड करो तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है। ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो इससे आपको ये समझा कि वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, ये वीडियो समझ में आया है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपसे बात करूँगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ठीक है, वो एनालिटिकल मेथड है, उससे हम लोग समझेंगे कि हम किस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।